हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर ली गई है कि भाजपा और कांग्रेस ने दी संगठन को चुनावी रफ्तार। देखिए, जो अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस है। हालांकि इंडिया गठबंधन भी इसमें पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जो दो प्रमुख पार्टियां हैं वहां पर ये जो न्यूज़ है उनके लिए है। 5-5 सदस्यों की सीटों का क्लस्टर बनाएगी भाजपा। देखिए, लोकसभा में 543 सीटें होती हैं, जिसमें भाजपा ने 5-5 सीटों का एक ग्रुप बनाया हुआ है और इस पर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी किसको सेंटर पर भेजना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसका का क्या कार्य होगा। इस तरीके की सारी अहम बातों को इसमें समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। और भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के दूसरे दिन अलग अलग सत्रों में चुनावी तैयारियों पर मंथन भी चला। इसमें नड्डा और संगठन महासचिव BL संतोष ने अपने वक्तव्य में पदाधिकारियों को रणनीति के बारे में समझाया और बताया कि इस बार जो सभी 543 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 4-4 या 5-5 सीटों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसमें अलग अलग बैठकें होंगी, पार्टी हाईकमान इसको निर्देशित करेगा, बारीकी से इनको स्थिति की समीक्षा के साथ रणनीतिक पर आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कहा गया है कि प्रदेश चुनाव प्रबंधन और लोकसभा चुनाव प्रबंधन की टीम अभी से इस तरह बना लें कि उसमें यहाँ तक उल्लिखित हो कि मतगणना के वक्त एजेंट के रूप में कौन कार्यकर्ता भेजा जाएगा। तो इस तरीके की पूरी अभी से जो योजना है वो बनाई जा रही है। उसके बाद कांग्रेस की जो योजना है, उन्होंने प्रियंका जो वाड्रा हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिम्मा छोड़ दिया है और कांग्रेस के जो सचिन पायलट हैं उनको महत्वपूर्ण अब योजनाएं बनाने के लिए आगे किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन की कमान संभालने के 1.25 साल बाद अहम संगठनात्मक बदलाव करते हुए 2024 की अपनी चुनावी टीम गठित कर दी है। इसमें सबसे अहम बदलाव यह है कि प्रियंका वाड्रा अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी और बिना किसी दायित्व के पार्टी महासचिव बनी रहेंगी। अविनाश पांडे उनकी जगह उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को अहमियत देते हुए पहली बार महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। खड़गे को 12 महासचिवों की नई चुनावी टीम में पायलट और दीपदास मुंशी समेत 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। राजौरी पुंछ में आतंकी हिंसा के पीछे चीन और पाक का षड्यंत्र माना जा रहा है। देखिए, राजौरी और पुंछ में के जिलों में जो पिछले 3 वर्षों में लगातार हमले बढ़े हुए हैं आतंकवादियों के, उसमें जिस तरीके से आतंकवाद एक मरणासन स्थिति में पहुंच गया था, उसको जीवित रखने के लिए ये 2 देश इसमें षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का साफ साफ मंसूबा समझ में आ रहा है। जम्मू कश्मीर के भीतर के जो इलाके हैं उसमें सुरक्षा बलों पर सुनियोजित तरीके से सनसनीखेज हमले कर लोगों को डराना या फिर उनमें असुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हालात पर काबू पाने के लिए भारत की जो सेना है वो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलावा उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों में सेना की तैनाती को बढ़ाए, यानी कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा सेना तैनात कर दे बॉर्डर से हटाकर। तो ये एक योजना थी जिसमें हालांकि अभी तक वो पास नहीं हो पाए हैं, क्योंकि भारतीय सेना बहुत रणनीतिक ढंग से आगे बढ़ रही है इसमें और लगातार आतंकी हमलों को इसमें नाकाम किया जा रहा है। पुंछ और राजौरी में हालात को सामान्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो 12 किलोमीटर का जंगल है उसको सर्च किया जा रहा है। जो आतंकवादियों ने अभी हमला किया था सैनिकों की जिप्सी पर, उनको ढूंढा जाए, सर्च किया जाए और उनको मारा जाए। तो इस तरीके की कई योजनाएं चल रही हैं। उसके बाद चीन के साथ जो मई 2020 में गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी सैनिकों की, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 40 से 45 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद जो भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसलिए वहाँ पर भारत ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और चीन ये चाहता है कि जिस तरीके से वहाँ तैनाती बढ़ाई गई है उसको कम किया जाए। कम करने के लिए वो क्या कर रहा है कि पाकिस्तान से मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए बढ़ावा दे रहा है ताकि वहाँ से सैनिकों को कम कर लिया जाए LOC से। तो
जाहिर सी बात है, इसमें भारत की रणनीति क्या रहेगी ये सभी को पता है। भारत अपने हर क्षेत्र की रक्षा करना, भारत का सैनिक अपने हर बॉर्डर की रक्षा करना सुचारू रूप से जानता है। भारत आ रहे इजराइल जहाज पर ड्रोन से हमला। देखिए, भारत आ रहे इजरायली व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पर अरब सागर में भारतीय तट के पास ड्रोन से हमला किया गया। इसमें लाइबेरिया के झंडे लगे इस जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 22 सदस्य सुरक्षित हैं, इनमें से 21 भारतीय हैं। यह घटना इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाज़ों पर हमले तेज करने के दौरान सामने आई है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में जो वेरावल से 200 समुद्री मील लगभग 370 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इस इजरायली जहाज में ड्रोन से हमला करने की बात सामने आई और इजरायली व्यापारिक जहाज में कच्चा तेल था और यह सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मंगलुरु की ओर जा रहा था। नेक्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीज को दी जा रही है नकली दवाएं। देखिए, दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें मरीजों को नकली दवाई दी जा रही हैं और इस बात का फर्जीवाड़ा सामने आया है। सतर्कता निदेशालय की जांच में 10% दवाएं नकली मिली हैं। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अस्पतालों में नकली दवाओं की कथित खरीद और आपूर्ति पर सतर्कता निदेशालय की ओर से की गई CBI जांच की सिफारिश को मंजूरी दी है। अब मुख्य सचिव CBI जांच के लिए फाइल गृह मंत्रालय को भेजेंगे। जांच में नकली मिली दवाओं को स्वास्थ्य विभाग के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसी ने खरीदा था। सतर्कता विभाग को शिकायतें मिली थीं कि सरकारी अस्पतालों में मिल रही दवाएं असर नहीं कर रही हैं, जिस पर मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्था लोकनायक अस्पताल व दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से दवाओं के नमूने लिए गए थे। इनमें फेफड़ों में सूजन ठीक करने वाली सिफ्लेक्सिन, जोड़ों और शरीरों में सूजन ठीक करने वाली कई दवाइयों के जो नमूने हैं वो फेल साबित हुए हैं। दया याचिका खारिज करने को कोर्ट में चुनौती नहीं। देखिए, देश में जो आपराधिक कानून बदला गया है, नया कानून संसद में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये लागू भी हो जाएगा। नए कानून के तहत फांसी की सजा पाया दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के दया याचिका खारिज करने के निर्णय को अदालत में अब चुनौती नहीं दे पाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 कहती है कि दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं होगी। इसका अर्थ है कि आदेश को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दया याचिका पर राष्ट्रपति या राज्यपाल का आदेश अंतिम होगा। नए कानून के मुताबिक कोई तीसरा पक्ष दया याचिका दाखिल नहीं कर सकता है। दया याचिका दोषी, उसका कानूनी उत्तराधिकारी या कोई रिश्तेदार ही दाखिल कर सकता है। मौजूदा कानून में ऐसी कोई शर्त नहीं है। इससे पहले बहुत बार फांसी की सजा पाए दोषी दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर विचार किया और मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील भी किया है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 21 जनवरी 2014 का फैसला उल्लेखनीय है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के मामले में गाइडलाइन तय की। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका निपटान में जो अनुचित देरी हो रही थी उसके आधार पर 15 दोषियों की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने बनाया मंदिर को निशाना। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्वामी नारायण मंदिर को खालिस्तान समर्थकों ने निशाना बनाया है। उन्होंने मंदिर की दीवार पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी नारे लिखे हैं। साथ ही खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिंडरवाले की प्रशंसा की गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह घटना गुरुवार रात की है और मंदिर के नजदीक रहने वाले एक श्रद्धालु ने इमारत की बाहरी दीवार पर हिंदू और भारत विरोधी नारे देखे। मंदिर प्रशासन के प्रवक्ता भार्गव रावल ने कहा कि मंदिर के अधिकारी यह देखकर हैरान थे। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा है कि हिंसा, संपत्ति की क्षति, उत्पीड़न, धमकी या नफरत या पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराधों के किसी भी कार्य या धमकी को बहुत गंभीर माना जाता है और इसे उच्च प्राथमिकता दी जाती है। पुलिस ने कहा है कि घटना के जो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के लिए अधिकारी जांच कर रहे हैं और आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला भी जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
थप्पड़ के बाद दूसरा गाल आगे करने की नीति अब नहीं चलने वाली है, जयशंकर। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर शनिवार को पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत आज़ादी के बाद से ही आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, दहशतगर्दों के दिन अब लद गए हैं। आतंकवाद रोकने के लिए भारतीय रणनीति पूरी तरह से बदल गई है। हम आतंकवाद का करारा जवाब देंगे। दहशतगर्दों को कीमत चुकानी होगी। अपने सम्मान से समझौता न करने की रणनीति अब भारत बहुत अच्छी तरीके से जान गया है। एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे निकालने की रणनीति अब नहीं चलने वाली है। हम न देश का यह मूड और न मिजाज है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। चीनी सीमा पर सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण पिछले दशक की तुलना में काफ़ी तेज गति से किया जा रहा है। गांधीनगर के लवाड़ में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने आतंकवाद से लंबे समय से भारत की लड़ाई के बारे में व्याख्यान दिया। 1947 में आज़ाद होने के बाद से ही आतंकवाद भारत झेल रहा है और मुंबई का जो आतंकवादी हमला था 26/11 वो सबसे बड़ा हमला और घटना कही जा सकती है। लश्कर तोयबा के हमलावर पाकिस्तान से भारत आए थे। अगर कोई क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सदन में व्यवधान इरादतन और राजनीति के तहत था, धनखड़। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए अपने आवास पर क्रिसमस के दिन आमंत्रित किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सदन में व्यवधान इरादतन और एक रणनीति के तहत था। पत्र में उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्य विपक्षी दल की पुनर्योजित भूमिका थी और इसे इंगित भी किया गया। पत्र में धनखड़ ने लिखा है कि हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उन्हें 25 दिसंबर को उनकी सुविधानुसार किसी भी समय पर अपने आधिकारिक आवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। खड़गे के 22 दिसंबर के पत्र का जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा कि उन्हें संतोष होता है यदि कांग्रेस नेता यह दावा कि हम संवाद और बातचीत को दृढ़ता से विश्वास रखते हैं वास्तव में चरितार्थ भी होता है। धनखड़ ने पत्र में लिखा कि पूरे सत्र के दौरान कभी मैंने सदन के अंदर आग्रह किया तो कभी पत्र लिखकर आपसे संवाद और परामर्श करने का अनुरोध किया। आपसे बातचीत करने के लिए किया गया मेरा हर प्रयास विफल रहा है। राष्ट्रपति ने युद्धाभ्यास देखने के साथ ही सैनिकों से किया संवाद। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में सेना के युद्धाभ्यास अग्निशक्ति को देखने के साथ ही अर्जुन टैंक की सवारी की। राष्ट्रपति ने डेजर्ट कोर के सैनिकों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाकर देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता और सैन्य तैयारियों की सराहना की। सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट ए.के. चीफ होगा यहाँ पर चीफ लेफ्टिनेंट ए.के. सिंह ने रेगिस्तान में सैनिकों की दुश्मन का मुकाबला करने के लिए की जाने वाली तैयारियों की जानकारी दी। उधर राष्ट्रपति ने जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में 5000 से भी ज़्यादा महिलाओं को संबोधित किया। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए। आरटीआई के दायरे से बाहर है सरकार का फोन टैप करना, कोर्ट। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए व्यवस्था दी कि किसी फ़ोन को इंटरसेप्शन या टैपिंग या ट्रैकिंग के संबंध में जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट है। कबीर शंकर बोस ने एक आरटीआई आवेदन में जानकारी मांगी थी कि क्या उनका फ़ोन किसी एजेंसी द्वारा निगरानी या ट्रैकिंग या टैपिंग के तहत रखा गया है और यदि हाँ तो किसके निर्देश पर। उन्होंने उन तारीखों का विवरण भी मांगा है। इस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई को संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता से जानकारी एकत्र करने और उसे बोस को सौंपने का निर्देश दिया था।
भारतीय सैन्य एकेडमी में जुटे भारत पाक युद्ध के लड़ाके। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA में 46वें रेगुलर और 30वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की गोल्डन जुबली रीयूनियन आयोजित की गई। दिसंबर 1970 में इस बैच से देश विदेश के 471 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सेना का अभिन्न अंग बने थे। बतौर अधिकारी सेना में कमीशन होने के बाद इन युवा अफसरों ने साल भर बाद 1971 के भारत पाक युद्ध में हिस्सा लिया था। इस बैच से पास आउट हुए 4 अफसरों सेकंड लेफ्टिनेंट S मंजूनाथ, सेकंड लेफ्टिनेंट करमजीत सिंह, ब्रिगेडियर बलजीत सिंह गिल व लेफ्टिनेंट जनरल थमल राय को बहादुरी के लिए वीर चक्र मिला था। हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग से हर वर्ष होगी 1000 करोड़ की बचत। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग से विमानन कंपनियों को हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। विमान क्षेत्र को लेकर शनिवार को जारी एक समीक्षा रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि उड़ानों के समय ईंधन इस्तेमाल और कार्बन उत्सर्जन में कमी के जरिए यह बचत होगी। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष 18 दिसंबर तक देश में 1562 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इससे पहले 40% हवाई क्षेत्र नागरिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं था। इस कारण विमानों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते अपनाने पड़ते थे। राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के करीब 30% हिस्से को भारतीय सेना नियंत्रित करती है। अब इसमें से 30% हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग के तहत ऊपरी हिस्से को नागरिक उपयोग के लिए छोड़ दिया गया है। इसके बाद अब तक 129 सशर्त मांगे बनाए जा चुके हैं। इससे उड़ानों के समय ईंधन उपयोग और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। आगे इसमें बताया गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दूसरे देशों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए लगातार समझौते कर रहा है और 2014 से अब तक कुल 57 देशों के साथ समझौता किया गया है। अकेले 2023 में रूस, वियतनाम, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के साथ हवाई समझौते किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि किसान उत्पादों के लिए बढ़ रहे निर्यात के मौके। देखिए, कुछ महीने पहले वाराणसी से केले के फूल, पत्ते और फल का पहली बार UAE में निर्यात किया गया और इससे वहां के किसानों को केले की अच्छी कीमत भी मिली है और अपने उत्पाद की बिक्री के लिए विदेश में बाजार भी मिला है। दिसंबर की शुरुआत में पूर्वांचल से पहली बार खाड़ी के देशों में आलू का भी निर्यात किया गया। इस साल अगस्त में अलीगढ़ से गुयाना में आलू भेजा गया। वैसे ही इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से केला, गेंदे के फूल, पानी फल, अंजीर, बेर और जैसे उत्पादों का निर्यात किया गया है। यह सब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास केंद्र के प्रयास से संभव हो सका है। तभी पिछले साल भारत ने दुनिया के 102 देशों में फल व सब्जी का निर्यात किया था, जो इस साल बढ़कर 111 हो गया है। एपिडा के मुताबिक वाराणसी से कई उत्पादों के निर्यात होने के पीछे बनारस आर्गो फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनी का हाथ है। नेक्स्ट न्यूज़ है NECP की गति में तेजी लाएगी सरकार। इस साल नवंबर में सरकार ने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब इस कार्यक्रम की गति को तेज करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत बड़े शहरों में पूरी तरह से बिजली से चलने वाले कुकिंग स्टोव के प्रचलन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार टियर 2 व टियर 3 शहरों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर आधारित इंडक्शन कुकिंग स्टोव का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में बैटरी स्टोरेज की सुविधा वाले सोलर इंडक्शन स्टोव को प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकारी पेट्रोलियम कंपनी IOC की ओर से विकसित सूर्या नूतन इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की तैयारी चल रही है। सूर्या नूतन रिजर्वेबल इंडोर कुकिंग रेजोल्यूशन जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर उसे ऊष्मा में परिवर्तित करता है। इसके लिए उसके भीतर विशेष प्रकार की हीटिंग तत्व लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इजराइल हमास युद्ध को स्किप करेंगे।
फ्रांस में भारतीयों से पूछताछ, 2 हिरासत में। भारतीयों समेत 303 लोगों को लेकर निकारागुआ जा रहे एक विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस में रोके जाने के बाद भारतीय दूतावास को अपने नागरिकों तक राजनयिक पहुंच मिल गई है। फ्रांसीसी अधिकारी विमान से उतारे गए यात्रियों से पूछताछ कर रहे हैं। उनमें से 2 को आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात से 303 यात्रियों को लेकर यह विमान निकारागुआ जा रहा था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने मानव तस्करी के संदेह में गुरुवार को अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय दूतावास ने शनिवार को कहा कि वह वैटरी हवाई अड्डे पर वर्तमान में भारतीयों की सुरक्षा और स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए फ्रांस सरकार के साथ कार्य कर रहा है। दूतावास के राजनयिक हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। चलिए, तो ये आज का 24 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।